इंडिया गठबंधन को लेकर मीडिया रोज नया नया खबर प्रोपगेट करता है, रोज नई नई बातें लाता है। गठबंधन टूट गया, सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, लालू यादव नीतीश में लड़ाई है, अखिलेश मायावती में लड़ाई है, ममता बनर्जी कांग्रेस में लड़ाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज एक बड़ी बैठक हो रही है और इसमें कोई लड़ाई नहीं है। दो बड़ी खबरें सामने आई है। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष खड़गे हो सकते हैं और नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर मुझे संयोजक बनाया जाता है तो सभी दलों की सहमति हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 15 जनवरी के बाद या 22 जनवरी के बाद हो सकते हैं आपको एक बड़ा खेल मिले। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन की हिस्सा हो सकती है। वैसे उन्होंने आज राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना कर दिया है। अखिलेश यादव ने पहले ही मना कर दिया है, कांग्रेस ने पहले ही मना कर दिया। इन सब ने कहा है कि जब मन होगा तब जाएंगे, हमें किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। वैसे जिस तरह के हालात हो गए हैं, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को जितना फ़ायदा मीडिया में दिखाता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा उसको नुकसान होता भी दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राम मंदिर के मुद्दा राजनीति में चल पाएगा? लगता तो कम ही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। और अगर ओवैसी और मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। आज सोशल मीडिया पर रामदेव को लेकर बहुत ट्रोलिंग हो रही है। रामदेव ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, द्विवेदी हूँ, देखता हूँ ब्राह्मण समाज उनको ब्राह्मण मानता है कि नहीं। लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा कि ओबीसी की ऐसी की तैसी, इसको लेकर वो घिर गए हैं। और सोचिए 65% आबादी वाला ओबीसी समाज अगर पतंजलि का वॉकआउट करता है, रामदेव का वॉकआउट करता है, तो उनकी क्या हालत होगी। वैसे रामदेव ने तुरंत ही यूटर्न मार लिया, कहा कि मैंने ओबीसी नहीं ओवैसी बोला था। और ओवैसी भी उनके मुंह से इसलिए निकला, रामदेव के मुंह से, क्योंकि एक पत्रकार हो सकता है उसको ओबीसी की समझ ना हो। उसने सवाल पूछा कि आपने ओवैसी की ऐसी की तैसी कहा था, ओवैसी नहीं ओबीसी। तो सोचिए रामदेव को एक मौका मिल गया और उन्होंने ओबीसी को ओवैसी की तरफ घुमा दिया। लेकिन ये तय है कि रामदेव का बैकआउट सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी अब असमर्थता है और मैं नहीं जा पाऊंगी। इसका मतलब साफ है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इतनी विचलित नहीं होती हैं। राजनीति का लंबा दौर देखा है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, तकलीफ़ें देखी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सपा और बसपा को ये बात समझनी पड़ेगी। मुकेश मोहन ने एक शानदार ट्वीट किया है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, सपा और बसपा अगर 40-40 सीटों पर नहीं लड़ती है, 30-30 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है, अगर कांग्रेस लालच छोड़ देती है। कांग्रेस के सोचिए कितनी एक सीटें सोनिया गांधी चुनाव जीती हुई है, राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस की यूपी में ये स्थिति है कि पिछली बार राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर 35-35 या 30-30 सीट पर सपा बसपा गठबंधन करके लड़ती है और जो 60 सीट हो गया, 20 सीटें बचती है, उसको शेयर कर लिया। मान लो आप 35-35 सीटों पर लड़ो, 70 सीटें आप लड़ो, 10 सीटें जो बचती है उसमें आरएलडी को आप 5 से 7 सीटें दे दो, 1-2 कांग्रेस को, 1-2 चंद्रशेखर आज़ाद को शेयर दीजिए, 2 सीटें कम से कम दीजिए, 5 सीटें जो है उनको दीजिए और 2 सीटें कांग्रेस को। सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट होगा कि सपा और बसपा का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अब मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं, सपा के जो सवर्ण नेता उनको बहका रहे हैं, अगर सपा 70 सीट 80 सीट 70 सीट भी लड़ती है या 60 सीट भी लड़ती है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके, तो भी जरूरी नहीं है कि वो 20 सीटें जीत पाए या 15 सीटें जीत पाए। और यही स्थिति बीएसपी के लिए, अगर बीएसपी भी अकेले लड़ती है तो जरूरी नहीं है 70-80 सीटें पर भी लड़ेंगी, तो जरूरी नहीं कि वो सीट निकाल पाए। लेकिन अगर दोनों मिल के लड़ते हैं तो अगर 20-20, 25-25 सीटें भी जीतते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अगर इतनी बात सपा और बसपा नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है तो यकीन मानिए ये लोग सचमुच घमंडिया है और इनसे बहुजन समाज का लेना देना नहीं है। आम आदमी परेशान है, आम आदमी मुश्किल में है, स्कूल बंद हो रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही। आज ये तस्वीरें देखिए, 68,000 शिक्षक भर्ती की खबरें आई थी। एक तरफ मैं 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक तरफ बिहार में 10,000
पास हुए टीचरों को वैकेंसी नियुक्ति पत्र दी जा रही है। दूसरी तरफ 6800 छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले 570-75 दिनों से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम विपक्षी दलों को सोचना चाहिए, सपा बसपा को सोचना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, और यूपी में तो उनको एक साथ आना ही चाहिए। ये बात अलग है कि कांग्रेस की हैसियत वहाँ 2 सीटों से ज़्यादा की नहीं है। अगर राहुल अमेठी लड़ते हैं तो उनको दिया जाए। सोनिया गांधी का यूपीए 1 में जो शानदार काम है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड या मनरेगा, और उन्होंने जाति और यूपीए 1 की सरकार में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, तो 2 सीटें दी जा सकती है कांग्रेस को। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को बिहार में, झारखंड में, यूपी में सीटें क्यों चाहिए? आप इन राज्यों में अगर सीटें छोड़ते हैं तो आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मुफ्त में वोट मिलेगा। आप वहां जीतिए ना साहब, वहां तो कोई नहीं मांगने जा रहा है आपसे सीट। तो सवाल है कि ये पेच सब कुछ कांग्रेस की तरफ से फंसाया जा रहा है, और जितने जो इंडिया गठबंधन के सवर्ण नेता हैं वो चाहते ही नहीं है कि ये गठबंधन हो। रोज कोई बयान, रोज कोई बयान, रोज कोई बयान। वो तो शुक्र है कि अखिलेश यादव ने जो कमेटी बनाई है उसमें सिर्फ एक सवर्ण नेता है। तो सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा भविष्य, तो साफ हो जाएगा। लेकिन मीडिया की माने तो ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर हमें संयोजक बनाना है तो एक आम सहमति बने, अदरवाइज हमें कुछ नहीं चाहिए। खड़गे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ओवैसी और मायावती जी के बगैर ये गठबंधन अधूरा है और इसका स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा। आखिर आप 18-15% लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देंगे? सवाल है कि बीएसपी सुप्रीमो के गठबंधन में आने से देश भर में एक बड़ा मैसेज आएगा। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। वो अब जानबूझकर, उनको पता है कि मुस्लिम समाज उनसे नाराज है, उनको वोट नहीं करता है। दलित समाज उसके बाद सबसे ज़्यादा नाराज है आज के डेट में। नहीं तो काला राम मंदिर जाने का क्या लॉजिक है? और शेड्यूल कास्ट के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप राम मंदिर आइए। मैं फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी एक तीर से 2 निशाने खेल रहे हैं। हमारी सहयोगी ने बताया, निधि रतन ने, कि हो सकता है कि जानबूझकर ये पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा हो कि शंकराचार्य नरेंद्र मोदी का विरोध करें, और इससे SC ST OBC को लगे कि अच्छा, हमें आज भी शूद्र समझा जा रहा है, हमारे OBC प्रधानमंत्री को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, और लोग 2024 में जमकर वोट कर दिए। ये भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। आखिर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कौन कर सकता है? चारों शंकराचार्य की तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी पॉलिटिकली और सोशली। और सवाल दूसरा ये भी है कि चलिए, अगर विरोध जायज भी है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, तो क्या ये धर्म शूद्र व्यवस्था पर चल रहा है? अछूत माना जा रहा है, नरेंद्र मोदी को शूद्र माना जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स और देश की भलाई चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे का जो मंदिर जाकर यही कोशिश की है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 2 बड़े आंदोलन किए थे। एक तो उन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया था 1927 में, दूसरा उन्होंने 1930 में कालाराम मंदिर में ये आंदोलन किया था मंदिर जाने का। नरेंद्र मोदी उसी को दोहरा रहे हैं, और जिस तरह से शंकराचार्यों के बयान को हाईलाइट किया जा रहा है, मोदी जी का विरोध दिखाया जा रहा है, सिर्फ एक सिंपैथी पैदा करने के लिए SC ST OBC में। सोचिए, 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था प्रियंका गांधी के बयान पर कि मैं पिछड़ा हूं, इसलिए मुझे मेरी कम्युनिटी को गाली दी जा रही है, बैकवर्ड समाज को गाली दी जा रही है, OBC को गाली दी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो पिछड़ा बनकर आए थे। उस समय राहुल गांधी जनेऊ दिखाए घूम रहे थे। बैकवर्ड कह के उनको जमकर वोटिंग हुई। क्या वही कार्ड नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं मंदिर के बहाने? राम मंदिर बनने से सवर्ण समाज का वोट तो ऑलरेडी उनके पास है। OBC का वोट नीतीश कुमार, अखिलेश यादव के हटने से, विरोध करने से हटा है। शेड्यूल कास्ट के लोग सोशली बहुत अवेयर है, वो वोट देना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है कि क्या नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के आंदोलन को जानबूझकर याद कराकर दलित समाज को कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने, उद्घाटन करने का विरोध हो रहा है। और उनको पता है कि सवर्ण समाज तो हमारे साथ है ही, OBC SC को भी तोड़ लिया जाए।
लेकिन सोचिए, रामदेव के बयान से ओबीसी के लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई किसी जाति में पैदा हो सकता है, सवाल है कि उसने उसके सामाजिक हितों के लिए काम क्या किया हो। बाबा साहब ओबीसी नहीं थे, लेकिन पूरा ओबीसी समाज, बाबा साहब जाट गुर्जर पटेल मराठा भी नहीं थे, लेकिन पूरा इस देश का किसान समाज, बाबा साहब महिलाएं भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन पूरा देश बाबा साहब, पूरा महिलाएं भारत की क्यों सम्मान करता है? क्योंकि बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट परिवार में जन्म लिए थे, उनके हितों के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, ओबीसी के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, और इनफैक्ट इस देश के तमाम लोगों के लिए काम किया। इसलिए वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, इसलिए वो इतिहास पुरुष है, महान है। तो कोई आदमी किस जाति में पैदा हुआ इससे मतलब नहीं है, सवाल है कि उसने काम क्या किया है। अर्जुन सिंह का सम्मान क्यों है, बीपी सिंह का सम्मान क्यों है? वो सवर्ण समाज में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी। सवाल है कि नरेंद्र मोदी का गोल पोस्ट क्या है? वो लाइफ टाइम आरएसएस की प्रयोगशाला में पले बढ़े हैं, आरएसएस के एजेंडे पर काम करते हैं, और उनको अभी तक नहीं पता है कि एससी एसटी ओबीसी किसानों को इस देश में अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है। सोचिए, आईआईटी कानपुर में एक फर्जी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी बहुजनों को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, क्योंकि वो आज भी इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पे जी रहे हैं। और ये बात जैसे जैसे सोशल मीडिया आया है, एजुकेशन आया है, लोग पढ़ रहे हैं, और एक से एक कमेंट लिख रहे हैं लोग फेसबुक पर। मैं नहीं सुना सकता हूं, किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। देश बहुत जाग चुका है, लोकतंत्र बहुत गहरे जा चुका है, सामाजिक न्याय का आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका हो। तो बहुजन समाज के नेताओं की गलती है कि वो इस बार नहीं बोलते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 में अगर चंद्रशेखर राय, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, फतेह बहादुर सिंह, 2024 में राजेंद्र पाल गौतम, 2024 में लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, 2024 में उमर खालिद सैफी, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, 2024 में उन तमाम लोगों को, उदयनिधि, स्टालिन, 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर इन लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो सोशल जस्टिस की लड़ाई और आगे बढ़ेगी। और उन तमाम लोगों को इस चुनाव में उतारना चाहिए जिन्होंने इस देश के बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है, सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत आगे निकल चुका है। और यूपीए 2 चुनाव इसलिए कांग्रेस हारी थी क्योंकि उसने बैकवर्ड और दलित समाज का हितों की अनदेखी की थी। बीजेपी भी कमोबेश उसी रास्ते पर जा चुकी है। क्या लगता है आप लोग को, क्या राम मंदिर के बहाने और काला राम मंदिर जाने से दलित समाज उनको वोट दे देगा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती से ज़्यादा राजनीति को कौन समझता है? उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे अयोध्या। इसका मतलब है कि बहुजन समाज फिलहाल नरेंद्र मोदी के साथ तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मीडिया की लाख कोशिशों के बाद, हाँ, मीडिया हर कीमत पर बीजेपी के साथ बनी हुई है। मीडिया के लाख कोशिशों के बाद भी ओबीसी और दलित समाज के लोग, किसान कम्युनिटी के लोग बीजेपी से नाराज हैं। क्या राम मंदिर के बहाने एससी एसटी ओबीसी के लोग उनको वोट देंगे जो हिंदू हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।